आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको उनकी प्रस्तावना के बारे में बता दूं। मैं ये कहूं कि भारत गाँवों का देश है, जहां लगभग 70 से 80% जनसंख्याएं गांव में निवास करती है। क्या गांव के लोगों को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? क्या गांव के गरीब, श्रमिक और मजदूर वर्गों को आत्मनिर्भर बनने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं है? क्या वो हमेशा एक शोषितों की तरह शासक वर्ग से हमेशा शोषण होते रहेंगे? क्या कभी ग्रामीण अंचल के लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे? इन समस्त सवालों के जवाब छुपे हैं भारतीय संविधान में। हाँ, भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ में ये व्याख्या की गई है कि एक ग्रामीण स्तर के लोगों को या एक शहरी स्तर के लोगों को किस तरीके से अपने ही स्थान में उसे लोकतांत्रिक बनाया जा सके, जिसे हम स्थानीय शासन संस्थाओं के नाम से जानते हैं, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आज के वीडियो में हम पंचायतों से संबंधित समस्त बातों का अध्ययन करेंगे, जहां लोगों को स्वायत्त प्रदान करने के लिए सरकार ने तरह तरह की योजना का प्रारंभ किया है। हम ये कहें कि पंचायती राज एक दर्शन और एक विचारधारा है। यह केवल स्वशासन तक सीमित विचार नहीं है। इसका व्यापक अर्थ हम समझ सकते हैं कि लोगों को लोकतांत्रिक बनाना है। वैसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड मेयो को माना जाता है, जिन्होंने 1870 में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की थी। परंतु इसे वर्तमान में अगर किसी शासन में या शासक ने इसे लागू करने का प्रयास किया है तो उसके पीछे महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे विचारकों का बहुत बड़ा सहयोग है। हमें इसे भुलाना नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राण निछावर कर दिए, और उन्होंने ही कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ गांव है, स्थानीय स्वशासन है, चाहे वह ग्रामीण स्तर का हो या शहरी स्तर का। मतलब साफ है, सभी लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से शासन के कार्यों में भागीदारी बनाना। इन सब बातों को पूरा करने के लिए सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार इन सब को एक साथ कैसे पालन कराती? वस्तुतः क्योंकि इनकी शुरुआत तो लगभग 1870 में अंग्रेजों के समय में हुआ था, लेकिन गांधी जी ने इस 1870 के विचार को कहीं ना कहीं धरातल पर लाने का प्रयास किया, और उन्हीं के प्रयास के बाद ही भारत में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लागू किया गया। लोगों का तो ये भी मानना है कि यह योजना स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए फोर्ड फाउंडेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से स्थापित किया गया था। इस योजना को CDP का नाम दिया गया, अर्थात सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना था, जैसे सस्ते बीज, तकनीकों की सुविधा, साथ ही साथ अच्छे प्रशिक्षण की सुविधा। लेकिन इस कार्यक्रम से लोगों को अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली, और इसीलिए सरकार ने इस योजना को अर्थात CDP को बंद करके एक बेहतर कार्यक्रम करने के लिए बहुत सारी समितियों का निर्माण किया, और उन समितियों के सुझाव के माध्यम से ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया। इन समितियों को हम शॉर्ट में बेक्स कहते हैं। जी हाँ, बेक्स। आगे चर्चा करेंगे कि ये बेक्स होता क्या है। CDP, जिन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, इनके माध्यम से तैयार किए गए फार्मूला को लागू करने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर अर्थात 2 अक्टूबर को
2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर जिले से सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, परंतु यह भी आशानुकूल परिणाम देने में सफल नहीं हुआ और तब जाके सरकार ने बैक्स के माध्यम से अर्थात विभिन्न समितियों के माध्यम से सुझाव मांगने प्रारंभ कर दिए और इसी को कहा गया पंचायती राज सुधार आयोग या समितियाँ। ये बहुत सारी समितियाँ हैं, लेकिन हम उन्हीं समितियों की चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हमने बैक्स कहा है। जी हाँ, बैक्स। जब पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया और समिति को नाम दिया गया बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसके आधार पर स्थानीय स्वशासन को किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए, इसमें क्या क्या कार्य क्या क्या अधिकार कर्तव्य क्षेत्र होंगे, इन समस्त चीज़ों की जानकारी दी गई। अर्थात इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा और इन्हीं प्रस्ताव के अनुसार लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्थानीय स्वशासन का निर्माण पर बल दिया गया। देखते हैं इसके प्रस्ताव में कौन कौन सी मुख्य बातें रही है। इन्होंने अपने प्रस्ताव पे कहा कि पंचायती राज स्तर में त्रिस्तरीय की स्थापना की जाए, जिसके अंतर्गत पहला ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत या इसी को कहा जाता है पंचायत समिति तथा तीसरा जिला पंचायत। मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के निर्माण पर बल दिया और साथ ही इन्होंने कहा कि तीनों स्तर में मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए। साथ ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इनको बहुत सारी शक्तियां दी जाए ताकि यह समस्त गतिविधियों को संवैधानिक तरीके से अपने हाथों से कंट्रोल कर सके। इन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि इसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई जाए ताकि यह अपने द्वारा नियोजित कार्यों को अच्छी तरीके से नियंत्रित और संचालित कर सके। इसके बाद आई दूसरी समिति। जी हाँ, इनका गठन हुआ था 1977 से 78 के बीच और नाम था अशोक मेहता समिति। जब 77 में ये समिति गठित हुई और लगभग 1 साल बाद अर्थात 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने भी कुछ बातें कही। इन्होंने माना कि पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए पंचायती स्तर पे अर्थात स्थानीय स्तर पे सिर्फ 2 ही स्तर होना चाहिए, पहला जिला स्तर और दूसरा मंडल स्तर, जहां मंडल में 15 से 20 हज़ार आबादी होगी। मंडल स्तर को गौण और जिला स्तर को महत्वपूर्ण शक्ति देने की बात इस प्रस्ताव में भी कही गई। इन्होंने तो यहाँ तक भी सुझाव दे दिया कि राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में ही हो जाने चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में सीटों की आरक्षण की बात भी अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई। इसके बाद एक और समिति का गठन हुआ 1985 में, नाम था GVK राव समिति। इसने अपने महत्वपूर्ण सुझाव में कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए और त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन के सुझाव पर बल दिया। इसके बाद 1986 में गठित की गई PK गुंथन समिति। जी हाँ, PK गुंथन समिति 1986। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी। इन्होंने भी पंचायत को संवैधानिक अधिकार देने का समर्थन किया। इन्होंने ये भी कहा कि पंचायतों के जो विषय होंगे ये राज्य सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार के आधार पर किया जाएगा। इन समस्त समितियों के सुझाव पर सरकार ने विचार किया और राजीव गांधी की सरकार ने लगभग 1989 में लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जो भारी बहुमतों से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हुआ। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने लगभग पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए 1990 में मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया
और उसी समय अर्थात 1990 में ही सरकार ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, परंतु तब तक वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी। वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने पुनः इसे संवैधानिक आधार देने का प्रयास किया तथा 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हो गया और वर्ष 1993 में 24 अप्रैल को यह लागू हो गया और इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से 1993 के पश्चात यह संविधान संशोधन लागू होते ही सर्वप्रथम अर्थात प्रथम बार मध्य प्रदेश राज्य में चुनाव हुए। यहाँ ये भी बात हम उल्लेख कर दें कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू माना जाता है। अब जब विभिन्न समितियों के माध्यम से हमने संविधान संशोधन कर लिया तो एक ये विधेयक बन जाता है। तो संविधान संशोधन 1993 के 73वां संविधान संशोधन में हम लोग देख लेते हैं कि पंचायती राज से संबंधित इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो एक लिस्ट है जिसे हम अपने सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें पहला कहा गया कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जहां राज्य सूची के लगभग 19 विषय पंचायतों को सौंपे गए, जहां त्रिस्तरीय पंचायत का निर्माण किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत अर्थात खंड स्तर और जिला स्तर की संस्थाओं का निर्माण किया गया। और नोट करने वाली बात यह है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी आबादी कम है, तो जिन राज्यों की आबादी लगभग 20 लाख से कम है वहाँ 2 स्तर के पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। जैसे छोटे राज्य हम मान सकते हैं गोवा, मणिपुर आदि। और यह जो संविधान संशोधन हुआ ये कुछ राज्यों में लागू भी नहीं हुए हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इस शासन में पंचायतों से संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत संबंधी समस्त जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।